सीखा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे फिजिक्स का जो आपके टर्म 2 में आएगा इस साल, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जो भी बच्चा PCM या PCB यानी कि साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है आफ्टर डूइंग 10th, तो ग्रेविटेशन 11th में वापस से आएगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट 9th में क्लियर नहीं होंगे तो 11th में आपको तकलीफ आने वाली है। कोई बात नहीं, इसलिए आज हम हर चीज को धीरे धीरे करते हुए, हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो वो फ्री फॉल गिरती है, दैट इज इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन गिरती है। दैट मीन्स ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। और कहाँ अट्रैक्ट हो रही है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मेन चीज क्या है? जो भी कोई चीज गिर रही है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिर रही है। जैसे कि बूंदों का गिरना बारिश के समय, पेड़ पे से फलों का गिरना। अब पेड़ पे से फलों के गिरने के ऊपर ही न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। हुआ क्या था? सर आइजैक न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब उनके सिर के ऊपर गिरा। तो आइजैक न्यूटन जी के दिमाग में 3-4 चीजें बात आई। पहली बात, सेब नीचे क्यों गिरा? दूसरी बात, नीचे क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं चला गया? तीसरी बात, अगर सेब नीचे गिरा ड्यू टू सम अट्रैक्शन बाय द अर्थ, तो क्या सेब ने भी अर्थ के ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगाई या सिर्फ अर्थ ने ही सेब के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाई? तो बच्चों इसका जवाब ये है कि फोर्स सेब और अर्थ दोनों ने लगाई। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है सर? अगर सेब ने फोर्स लगाई होती तो अर्थ सेब की तरफ चला जाता। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास जो है एप्पल का, वो मास ऑफ अर्थ से बहुत ज्यादा छोटा है। दैट्स वाई एप्पल गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ रेदर देन अर्थ गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एप्पल। तो यहां से ये बात आई। तो न्यूटन जी ने हमें कहा कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं। फोर्स एक्सर्ट करती हैं तो सर हमें वो चलती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों? क्योंकि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं तो कहते हैं एवरी बॉडी एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन एवरी अदर बॉडी, यानी हर बॉडी हर दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, which is proportional to the product of the masses, जो कि उनके मासेस की प्रोपोर्शनल होती है, and inversely proportional to the square of the distance between the bodies, और उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। इसी डेफिनेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं अभी इसको आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो उनके हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2। जैसा कि मैंने कहा हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो ये बॉक्स जिसको मैं कह रहा हूं m1 और ये बॉल जिसको मैं कह रहा हूं m2, और ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। ये हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो न्यूटन ने क्या कहा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 and m2, and force is inversely proportional to square of the distance between them, square of the distance between them। so force क्या है? force m1 m2 के प्रोपोर्शनल है और force square of the distance के inversely proportional है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ force is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to d का स्क्वायर, that is square of the distance between them।
तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ और इक्वलिटी का साइन लगाता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या आएगा अभी आगे देखते हैं। कांस्टेंट सम कांस्टेंट m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, वो कांस्टेंट होगा कैपिटल G। ध्यान रखना बच्चों, इसको कैपिटल G बोलते हैं और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यानी कि यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप सैटर्न पे हो, जुपिटर पे हो, मून पे हो, कहीं पे भी हो, दिस G विल रिमेन कांस्टेंट। और इसकी एक वैल्यू है जो हमको एक साइंटिस्ट मिस्टर कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने दी थी, वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू कहाँ से आई? उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की थी। आप हायर क्लासेस में इसका डेरिवेशन करेंगे, तो फिलहाल 9th के हिसाब से आपको सिर्फ इसकी वैल्यू को याद रखना है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस फार्मूले से मैं जी का फार्मूला निकाल सकता हूँ। जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? जी का फार्मूला अगर मैं आइसोलेट कर दूँ जी को तो ये हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। सो ये आपका जी का फार्मूला आ गया। अब जी का फार्मूला जो आपका आ गया, इससे आप इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। जी की एसआई यूनिट क्या है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होगी? फोर्स। फोर्स का मतलब फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और मास की होती है केजी स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इसकी एसआई यूनिट आ गई, जो देखने में अतरंगी लग रही है, एक यूनिक सी लग रही है, पर आपको इसको रटना नहीं है। आपको इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से ये एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। अब आगे बेटा दो चीजें और हमको देखनी है। पहली चीज, ये डी स्क्वायर कहाँ से आया? तो इसमें केपलर लॉ का एक बहुत बड़ा हाथ है। आपके एनसीईआरटी में केपलर लॉ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, पर हम इसको अच्छी तरीके से डीपली समझेंगे। दूसरा एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटेशन। और अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑन अर्थ कितना होता है, तो यहाँ बैठे मैक्सिमम बच्चे ये बता देंगे, ये जो बच्चे देख रहे हैं वो भी ये बता देंगे कि इसकी वैल्यू 9.8 होती है। हमने छोटी क्लास में की है, पर अब हम ये समझेंगे कि ये वैल्यू 9.8 क्यों होती है। और दूसरी चीज हम ये समझेंगे कि इसको एक्सेलरेशन क्यों कहा जाता है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। हो आपको ये सब चीज क्लियर होगी। अगर आपको कोई चीज क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9th CBSE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन। और आज ग्रेविटेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम समझेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल जी से। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है और न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। उसी समय हमने आपको बताया था कि G यानी कि कैपिटल G और स्मॉल g दो अलग अलग चीज होती हैं और इनकी वैल्यूज भी अलग अलग होती है। अगर आपने मेरा पहला पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले पार्ट 1 देखिए, जिससे आपको पार्ट 2 सही तरह समझ में आएगा। अब मैं पार्ट 2 शुरू करता हूँ। पार्ट 2 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ बैठे मैक्सिमम बच्चों से मैं एक सवाल पूछूं कि बच्चों जी की वैल्यू क्या होती है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ बैठे मैक्सिमम बच्चे ये कहेंगे साहब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यही बात वीडियो देखने वाले बच्चे भी कहेंगे कि साहब जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आई, और दूसरा सवाल कि इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहते हैं, जबकि हमको पता है एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। आइए इन चीजों को समझते हैं। ये चीजें लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा साथ देंगी। सबसे पहले हमें कुछ चीजें को समझने के लिए कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। समझिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और इस अर्थ पे एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम सोनू है, और यहीं पे एक और आदमी खड़ा है जिसका नाम मोनू है। ठीक है जी। और हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, तो ये अर्थ का सेंटर ऑफ मास है। यहां से सोनू तक की दूरी ये है और मोनू तक की दूरी ये है, यानी कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसी रेडियस ऑफ द अर्थ को मैं फिलहाल d कह रहा हूं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सोनू एंड अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन मोनू एंड अर्थ। अब थोड़ी देर के लिए हम मोनू को इग्नोर कर देते हैं। So we are considering two bodies as Sonu and that of Earth. This is mass of the Earth. This is mass of Sonu and this is mass of Monu. So फिलहाल मोनू को आप इग्नोर कर दीजिए। अब आप समझिए फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला मेरा कहता है कि फोर्स इज नथिंग बट G. G is gravitational constant into प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो यहाँ मासेस क्या क्या है, एक मास है अर्थ का जिसको मैं me बोल रहा हूं, एक मास है सोनू का जिसको मैं ms बोल रहा हूं, अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डिस्टेंस उनके बीच का है d, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बन जाएगा d स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आ गया फॉर्मूला सोनू के लिए। अब हम सोनू को इग्नोर कर देते हैं, मोनू के हिसाब से देखते हैं। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स का दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, मोनू और अर्थ। दो मास कौन से हैं, मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द मोनू। दो डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d, विच इज इक्वल टू दिस d, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me यानी मास ऑफ द अर्थ, mm यानी कि मास ऑफ द मोनू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो gme d स्क्वायर ये वाली वैल्यू और यहाँ पे gme d स्क्वायर ये वाली वैल्यू, ये दोनों रिपीटेशन है, यानी कि जब भी मुझे कोई वैल्यू निकालनी होगी तो मुझे बार बार इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो अगर मैं बार बार इसकी कैलकुलेशन ना करके एक ही बार में इसकी वैल्यू निकाल लूं तो कैसा रहे, बहुत बढ़िया रहे। फिर क्या है, मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा और जो भी मास, जिस भी मास को मैं देखना चाहता हूँ उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सपोज करो यहाँ सोनू मोनू नाम पे चेयर रखी है, तो क्या हो जाएगा, gme m यानी मास ऑफ द चेयर अपॉन d स्क्वायर सेम रहेगा, यानी ये पूरा का पूरा किसी भी इक्वेशन में सेम रहेगा। तो इसकी मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। वैल्यू निकालने के मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे gme अपॉन d स्क्वायर की इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी होगी। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए देखिए मैंने कुछ वैल्यूज आपके लिए लिख के रखी हुई हैं, आप चाहे तो इनको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है जी। सबसे पहले वैल्यू g की वैल्यू 6.67 into 10 raised to the power -11। मास ऑफ द अर्थ यानी me की वैल्यू 6 into 10 raised to the power 24 kg। उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये d क्या है, ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ ही है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा 6.4 into 10 raised to the power 6 का स्क्वायर। बच्चों अब आप इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, जो कि आप जैसे होशियार बच्चों के लिए मुश्किल काम नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सारे मुद्दे की बात ये आगे 9.8, यही आपने बताया था कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऑल ओवर द यूनिवर्स से सेम रहने वाली है, वैसे जो जी है यानी कि स्मॉल जी, और स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये स्मॉल जी का फॉर्मूला हो जाएगा। स्मॉल जी ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये यूनिवर्स में हर जगह बदलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मून का देखता हूं तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी 6.67 सेम रहेगी। मास ऑफ द अर्थ की जगह आप लेंगे मास ऑफ द मून, तो ये वैल्यू बदल जाएगी। रेडियस ऑफ द अर्थ की जगह आप लेंगे रेडियस ऑफ द मून, तो ये भी वैल्यू बदल जाएगी। अगर आप सब लोग वैल्यूज को पुट करेंगे जैसे कि आपकी बुक में दी गई है, सो मास ऑफ द मून या कह लीजिए ग्रेविटी ऑफ मून, जी ऑफ मून विल कम एज 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ। ये आप अपने आप एक्सरसाइज करके देखिएगा, वैल्यूज डालिएगा, और वैल्यूज को जब आप कंपेयर करेंगे बाद में तो आपको मालूम पड़ेगा कि अर्थ और मून के बीच में 1/6 का डिफरेंस है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशन मून की ग्रेविटेशन के मुकाबले 6 गुना मुकाबले ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहां तक आपको समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब मैं इसमें छोटा सा एक काम कर रहा हूं। सो अब अगर फोर्स को देखा जाए इस फॉर्मूले में, सो फोर्स क्या है, फोर्स इज नथिंग बट GME अपॉन d स्क्वायर। GME अपॉन d स्क्वायर क्या है, g, और उसके आगे क्या है, मास। मास किसका, चाहे मोनू का डाल लीजिए या सोनू का डाल लीजिए, जिससे भी आप कंपेयर करें, चेयर का तो चेयर का डाल लीजिए। तो फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटी बाय द अर्थ। तो ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 9.8, मास अगर 10 है तो 98 kg हो जाएगा, या जो भी मास होगा मास की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, जी की वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा दूसरे पार्ट पे आते हैं जो मैंने शुरू में आपसे कहा था। दूसरा पार्ट बड़ा सिंपल है, ये है कि भाई एक्सेलरेशन वर्ड कहां से आया, जबकि हम सबको पता है एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहाँ हो रहा है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग न लगाते हुए सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी वजह से हमको एक इक्वेशन मिली थी, आप सब लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो उसका वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा। F इक्वल्स टू ma, ठीक, इसको अगर हमें याद रखना तो हम कह सकते हैं फादर इक्वल्स टू मदर, ठीक, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है जी। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अभी हमने इक्वेशन करके निकाला है कि फोर्स का दूसरा जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इक्वल्स टू mg, यानी फोर्स इक्वल्स टू ma भी है, फोर्स इक्वल्स टू mg भी है, और क्योंकि ये दोनों फोर्स है सो ma और mg को मैं इक्वेट कर सकता हूं।
सो ये बन जाएगा m में इक्वल्स टू mg। इसमें देख लीजिए m से m कट जाएगा, सो क्या रह गया a इक्वल्स टू g। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ g इज नथिंग बट इट इज एक्सेलरेशन एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से मतलब क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है या अट्रैक्ट करती है। किस रेट से करती है, 9.8 मीटर। जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इस एक्सेलरेशन से कोई भी वस्तु नीचे की तरफ आएगी अर्थ पे, मून पे 1/6 हो जाएगी, 9.8 की जगह 1/6 करोगे तो आप निकाल लोगे 2.24 समथिंग आएगी। तो इस वजह से क्या है, ग्रेविटी कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। विच ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे आई, मैंने आपको समझाया। इसको एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू ma होता है और फोर्स इक्वल्स टू mg होता है। जैसे मैंने इसे इक्वेट किया, सो एक्सेलरेशन इज कमिंग टू ग्रेविटी। अब बच्चे एक क्वेश्चन जो आपको बहुत बार आता है और हर बार ही करीब करीब आता है, समझो एक बच्चा है, चलो मोनू ने इक्वेटर पे से गोल्ड खरीदा और उसके बाद वो पोल पे चला गया। तो पोल पे जाने के बाद क्या उसकी गोल्ड का वजन बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? आई एम रिपीटिंग अगेन, विल इट इंक्रीज, विल इट डिक्रीज और विल इट रिमेन सेम? बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इसका आंसर दूंगा, पर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आपके आएगा। ठीक है जी, अगेन आई एम रिपीटिंग, विल इट इंक्रीज, विल इट डिक्रीज और विल इट रिमेन सेम? अब बच्चों टोटल मिला के जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, उसके बाद से सिर्फ एक चीज रह गई है, दैट इज डी स्क्वायर। कि ये वैल्यू जो है ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्यों आया है। इसके लिए बच्चों हमको केपलर लॉ समझना पड़ेगा, बिकॉज न्यूटन ने ये स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर का जो लॉ है वो केपलर्स थर्ड लॉ से लिया है। सो आपकी एनसीईआरटी बुक में केपलर लॉ के बारे में एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन और आपको पता। हेलो बच्चों, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑल इम्पोर्टेंट 9th CBSE का चैप्टर ग्रेविटेशन। इससे पहले बच्चों मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक के अंदर हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, दूसरे में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, यानी कैपिटल जी, स्मॉल जी, उनकी वैल्यूज, उनके फार्मूलेस। आज हम बात करेंगे एक ऑल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए, जो है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ गिरती है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन में लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लो। An object is said to be in free fall when it falls toward the surface of earth only under the influence of gravitation force of the earth। तो बच्चे ये इसकी डेफिनेशन है, होप आपने नोट डाउन कर लिया, नहीं तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब इसमें बेटा कुछ फिजिक्स के बीच में ये बात बैठ गई कि जब ये इस तरीके से फ्री फॉल हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, सो हमको ये पता है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन के लिए 2 पैरामीटर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पैरामीटर नंबर 1, इफ द ऑब्जेक्ट changes its direction जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है, चाहे उसकी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी हो, पर एट एवरी पॉइंट द ऑब्जेक्ट वांट्स टू चेंज इट्स
direction, and if it is changing its direction, that means there is a change in velocity which is happening. ऐसे दूसरा जो पैरामीटर होता है, दूसरा पैरामीटर होता है if the magnitude of velocity is changing. तो बच्चों अगर हम पहले वाला चीज देखें, इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो अब आप खुद देखिए ये ऑब्जेक्ट गिरा फ्री फॉल में और देखिए इसने एक लीनियर मोशन अख्तियार किया, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, ना ही वो डायरेक्शन कभी चेंज कर पाएगा क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, रेक्टिलिनियर मोशन ही होगा। तो इसका मतलब कि पहली वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही है। इन कंडीशंस में से, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन या दोनों कंडीशन पूरी हो जाए तो हम कहते हैं कि दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। अब दूसरी वाले देखते हैं, अगर दूसरी वाली भी नहीं पूरी हुई तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, और अगर दूसरी वाली पूरी हो गई देन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। बच्चों अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि अगर आप 5वीं या 6ठी मंजिल पे खड़े हैं और ऊपर से आप एक छोटा सा कंकड़ या पत्थर ड्रॉप कर देते हैं और नीचे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको बहुत जोर से लगता है वो, क्यों? मास तो उसका बहुत कम होता है, पर क्योंकि वो ऊपर से आ रहा होता है तो वो उसमें वेलोसिटी को गेन कर लेता है। और बच्चों आपको भी पता है मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसका मोमेंटम बहुत हाई होगा और उस व्यक्ति को जो कि नीचे खड़ा हुआ है उसको वो बहुत जोर से लगेगा, उसे चोट लगेगी। वही पत्थर अगर मैं थोड़ी सी ऊंचाई से फेंकता हूँ, समझो यहाँ व्यक्ति है, यहाँ से मैंने पत्थर फेंका, पत्थर का मास उतना ही है पर उस व्यक्ति को चोट कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? क्योंकि उसने वेलोसिटी कम गेन करी। इसका मतलब मोमेंटम कम हुआ, तो इसका मतलब उसको चोट कम लगेगी। तो सेम चीज हम यहाँ देखते हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर से अगर एक पत्थर फेंका जाए तो पहले सेकंड में, यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूं मैं और यहाँ उसकी वेलोसिटी लिख रहा हूं, पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड होगी, दूसरे सेकंड में वो बढ़ के 9.8 प्लस 9.8 यानी कितनी 19.6 हो जाएगी, यानी कि अब उसकी स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तीसरे में वो बढ़ के ये हो जाएगा 27.8 28.4 हो जाएगी। तो बच्चों आप देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज एन एक्सेलरेशन इनटू इट, देयर इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आपको भी पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो टाइम के साथ रेट क्या होता है, टाइम। तो टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कह रहे हैं कि उसके अंदर वेलोसिटी आ रही है। अब आप इसी चीज को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, मैं एक आपसे एग्जांपल पूछता हूं कि सपोज करो एक हथौड़ा और एक पंख, किसका पंख? चिड़िया का पंख, अगर एक साथ ऊपर से ड्रॉप किए जाए तो दोनों पे क्या अर्थ सेम फोर्स लगाएगा या अलग अलग फोर्स लगाएगा? इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, पर मैं उससे पहले आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूं। एक बहुत बड़े हमारे ज्ञानी हुए थे जिनको हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं और इंग्लिश में उनका नाम अरिस्टोटल है। सो अरिस्टोटल ने सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया था। अरिस्टोटल ने क्या किया था, वो एक ऐसे एक चीज के ऊपर खड़े हो गए थे और एक हाथ में उनके पंख था, दूसरे हाथ में उनके सिक्का था। जब उन्होंने दोनों को एक साथ ड्रॉप किया
तो ऑब्वियसली सिक्का पहले नीचे जाके गिरा और पंख बाद में आके नीचे गिरा। सो अरिस्टोटल ने जो हमको थ्योरी दी थी, उन्होंने ये कही थी कि ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि भाई जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उस पर ग्रेविटी लगेगी। सो लिख लीजिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अरिस्टोटल ने कहा था द हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अर्थ फास्टली एज कंपेयर टू लाइटर। सो अरिस्टोटल ने कहा था, द हैवियर object falls on earth faster than lighter object। पर बच्चों इस चीज को बाद में गैलीलियो ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। एंड ग्रेविटेशनल इज, या कह लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। उन्होंने क्या किया था, लीनिंग टावर ऑफ पीजा पे वो गए, 2 पत्थर लिए ऑफ डिफरेंट मासेस, उनको उन्होंने एक साथ नीचे छोड़ दिया और उन्होंने देखा कि दोनों के दोनों पत्थर एक साथ नीचे पहुंचे। दैट मीन्स मास डजंट प्ले एनी रोल इन द फॉल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेस। सो गैलीलियो ने कहा acceleration due to gravity is independent to masses। दैट मीन्स मास चाहे कितना भी हो, ग्रेविटेशन 9.8 ही लगेगी। सो आंसर आपको मिल गया, पंख पे और हथौड़े पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन सेम लगेगा। फिर बच्चों आप पूछोगे पंख लेट क्यों आता है, हथौड़ा जल्दी क्यों जाता है? दैट इज बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। पर अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो दोनों चीज बराबर ही नीचे आएंगी। तो ये चीज हमें किसने समझाई थी? गैलीलियो ने। और आज तक हम इसी चीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो बच्चों ये था फ्री फॉल का पूरा। अगर फ्री फॉल को अगर मैं सम अप करूं तो मैं सम अप कैसे कर सकता हूं? फ्री फॉल का मेन चीज है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज। तो कॉन्क्लूजन ये कहां से आया? यहां से आया, कॉन्क्लूजन। डायरेक्शन ऑफ मोशन remains unchanged in a free fall। और जो दूसरा है वो है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
is independent. That means it doesn't depend. Independent to mass. बच्चों यहाँ पे फ्री फॉल हमने पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम कैपलर्स लॉ के ऊपर बनाएंगे। कैपलर्स के 3 लॉ हैं, उसको हम अच्छी तरह समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं फिर से आपके लेके आया हूँ पार्ट 4 ग्रेविटेशन, ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर आपने 1, 2 एंड 3 पार्ट नहीं देखा है तो बच्चों पहले 1, 2, 3 पार्ट देख लो, उसके बाद ये पार्ट 4 देखना। आज हम कवर करेंगे केपलर्स लॉ, जिसमें मैंने आपको बताया था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्यों लिया जाता है। ठीक है, वो केपलर्स 3rd लॉ से लिया गया था। दूसरी बात, आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ जोहान्स केपलर ने लॉ दिए थे। इसी के बेसिस के ऊपर इनवर्स स्क्वायर रूल न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन लॉ में इम्प्लीमेंट किया था। टोटल मिला के केपलर्स के 3 लॉ हैं, जिसमें से आज हम 2 कवर करेंगे और एक तीसरा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ से। इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। मैं आपके लिए डेफिनेशन यहाँ पे लिख के रखा हूं, फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। द प्लैनेट्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन एट वन ऑफ द 2 फोसाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। बच्चों इसमें बार बार वर्ड इलिप्टिकल आ रहा है। इलिप्टिकल मतलब इन्हें एलिप्स, हिंदी में बात कहूं तो अंडाकार। आप सबको पता है जो हमारा अर्थ है वो रिवॉल्व अराउंड द सन करता है, बट नॉट सर्कुलरली बट इलिप्टिकली, या कह सकते हैं अंडाकार रेंज में। तो अगर मैं कहूं कि ये हमारा ऑर्बिट है अर्थ का, तो इलिप्टिकल में बेटा हमेशा 2 फोसाई होते हैं। फोसाई का मतलब फोकस का प्लूरल। एक फोसाई ये है, एक फोसाई ये है, और प्लेनेट चाहे अर्थ हो चाहे कोई भी हो, वो इस पाथ पे, इलिप्टिकल पाथ पे या इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व अराउंड करता है सन के। और बच्चों सन किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारा प्लेनेट है ये इस तरीके से, इसको इस तरीके से एक ऑर्बिट में गोल घूमेगा, एक ऑर्बिट में गोल घूमेगा। बेटा एलिप्स की कुछ खासियत होती हैं, इसके अंदर 2 एक्सिस होती हैं। एक एक्सिस को हम, जो कि लॉन्गर एक्सिस होती है, उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? मेजर एक्सिस। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आप 3rd लॉ जब कर रहे होंगे। और जो ये छोटी एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसी तरीके से अगर मैं इनको नाम दे दूं A, B, C, D एंड O, तो O एंड C, O एंड C, O to C, या फिर A to O, ये दोनों की दोनों कहलाती हैं सेमी मेजर एक्सिस। आपको ये पता है सेमी मतलब हाफ, फाइनल सेमीफाइनल आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं या फुटबॉल का मैच खेलते हैं, आपको पता है सेमी मतलब हाफ, यानी सेमी हुआ सिर्फ इतना, सेमी हुआ सिर्फ इतना।
इसी तरीके से B to O या फिर O to D, इनको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, यानी कि ये पार्ट कहलाएगा सेमी माइनर एक्सिस। बेटा ये सबको नोट कर लो, ये हमें थर्ड लॉ में बहुत काम आने वाला है। तो फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना है कि प्लैनेट जो है वो अर्थ उसके सन के चारों तरफ घूमते हैं इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल ऑर्बिट मतलब अंडाकार, एंड एलिप्स इज स्पेशल केस ऑफ सर्कल ओनली। तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और इलेप्टिकल ऑर्बिट में देयर आर टू फोकस, ये टू फोसाई। तो किसी एक फोसाई पे सन जो है सिचुएटेड होता है, दैट फोसाई कैन बी दिस वन और दैट कैन बी दिस वन, पर किसी एक पे वो सिचुएटेड होगा, और प्लैनेट हमेशा ऑर्बिट में उसके चक्कर काटेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब आते हैं हम केपलर्स सेकंड लॉ पे। केपलर सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ एरियाज। ये क्या कहता है? ईच प्लैनेट revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal interval of time। तो बच्चों वही वाली चीज मैं वापस से आपके लिए फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। इलेप्टिकल पाथ में कोई भी प्लैनेट, चाहे वो अर्थ ही क्यों ना हो, वो चारों तरफ घूमता है। सन किसी एक फोकस पे होता है, तो हमने सन को यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स यानी अब समझो प्लैनेट ने यहाँ से या यहाँ से चलना शुरू किया, और टाइम टी के अंदर, टाइम टी यहाँ समझो वो T1 पे था, यहाँ पे वो T2 था, तो ये डेल्टा T हो गया। ठीक, डिफरेंस इन टाइम। इस टाइम के अंदर इसने इतना एरिया स्वीप किया यानी ये यहां से चल के यहां तक आ गया। तो जो एरिया है वो ये है, जो उसने एरिया स्वीप किया वो ये है। अब बच्चे ये क्या कह रहा है कि इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि डेल्टा टी में जब भी मैं एरिया निकालूंगा तो वो हमेशा इतना ही एरिया निकलेगा। आप समझिए, डेल्टा टी में ये यहां से यहां पहुंच गया। अगेन दिस इज डेल्टा टी विच इज इक्वल टू दिस टी। डेल्टा टी दोनों सेम है। सो एरिया कितना स्वीप किया? एरिया इन्होंने इतना स्वीप किया। तो इसका एरिया जो स्वीप किया वो एरिया ये हो गया। यानी कि अगर मैं इसको नाम एरिया 1 देता हूं और इसको नाम एरिया 2 देता हूं, सो एरिया 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू एरिया 2। क्यों? क्योंकि वो सेम इंटरवल में सेम एरिया स्वीप करता है। बच्चों ये एक डेरिवेशन है जो आपको हायर क्लासेस में आएगी। 9th में हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है। ये कहता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन sweeps over equal areas in equal interval of time। अगर डेल्टा टी में इतना स्वीप किया है तो सेम डेल्टा टी में यहाँ पे इतना स्वीप करेगा, और इन दोनों का एरियाज अगर आप मैथमेटिकली निकालोगे तो वो हमेशा सेम रहेगा। तो बच्चों ये थे केपलर के 2 लॉ। तीसरा लॉ
हम कल करेंगे। कल मैं एक और वीडियो डालूंगा, तो प्लीज बच्चों इसको देखिए, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देते हैं और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू। तो आज हम ग्रेविटेशन में केप्लर्स लॉ का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ये मेरा 5वां वीडियो है ग्रेविटेशन को। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहे। केप्लर्स थर्ड लॉ वो लॉ है जिससे न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर रूल बनाया इन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट में 1/r²। उन्होंने क्या कहा था कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू g into product of the masses upon the square of the distance between them। तो जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम था वो न्यूटन ने यहां से लिया था। कहां से? केप्लर थर्ड लॉ से। केप्लर थर्ड लॉ क्या कहता है? इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। ये कहता है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट, यानी कि t square is directly proportional to r cube और r cube is directly proportional to t square। और अगर मैं चाहूं तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो मैं कांस्टेंट का साइन लगा सकता हूं। दैट मीन्स r cube is equals to some constant t square। और कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो वो निकल जाएगी r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए, ये सारी की सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। r cube is semi major axis, t square is the time taken by the planet to revolve around it। और r cube को अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो कांस्टेंट t स्क्वायर हो जाता है। अब बच्चों आपको सबको पता है, नहीं पता जिनको मैं बता देता हूं, कोई भी सर्कुलर मोशन होता है एंड फॉर दिस केस वी हैव कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी होती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी जो कि एक्ट नहीं करेगी टूवर्ड्स द सेंटर, तो फिर कभी भी आपका सर्कुलर रोटेशन या सर्कुलेशन में आपका मोशन नहीं आएगा। तो उसकी फोर्स का फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का mv²/r। इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी में लेके आ जाऊं सो v²/r वेरिएबल है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मास यहां से हट जाएगा, तो ये बन जाएगा Fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। ये दो मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं जिनको मैं आगे यूज करूंगा, इनको मैं आगे यूज करूंगा। अब बात आती है वेलोसिटी की, कि किस वेलोसिटी से वो प्लैनेट गोल घूम रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। तो बच्चों आपको भी पता है वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, या मैं सिंपली पूछूं स्पीड निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो आप कहोगे साहब डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मेरा क्या फार्मूला हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन है तो जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। सो डिस्टेंस हो गया, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। सो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा डिस्टेंस जो कि 2πr और टाइम टेकन यानी कि t। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सो मेरी v निकल गई, v इक्वल्स टू 2πr/t।
तो अगर मेरी v 2 पाई r बाई टी है तो मेरी v स्क्वायर कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर मेरी हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। अगेन अगर मैं यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हटा के प्रोपोर्शनलिटी का साइन लेके आता हूं तो ये 4 पाई स्क्वायर है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई t स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, ये मेरी वैल्यू आ गई है v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई t स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहूं किसके अंदर, मैंने फोर्स का फॉर्मूला निकाला था F इक्वल्स टू v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई r। सो रिप्लेसिंग value of v square in f is directly proportional to v square by r। तो बच्चों क्या आ जाएगा, v स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा f is directly proportional to क्या आ जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू है r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर अपॉन r। तो r अगर ऊपर चला जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई t स्क्वायर। अब देखो बच्चे आने वाला है बस, अब हमको क्या करना है, हमें मालूम है अगर कोई भी वैल्यू मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो उसका इफेक्ट सेम आता है। तो मैं यहां क्या कर दूंगा, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई r स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई r स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा F यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर यानी r क्यूब अपॉन t स्क्वायर और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर। अब r स्क्वायर के ऊपर मैंने 1 लिख दिया। अब बच्चों आपको पता है कि r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर यानी कि r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज नथिंग बट कांस्टेंट, जो कि हमने ऊपर निकाला हुआ है। सो यहां आ जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट वन अपॉन r स्क्वायर, यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर, और इसी को मैं कहता हूं इनवर्स स्क्वायर रूल। अब आप याद कीजिए फोर्स की डेफिनेशन या फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया था न्यूटन ने कहा था फोर्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट m1 m2 m2 यानी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी कि r का स्क्वायर। तो देखो बच्चे r का स्क्वायर यहां से आया, तो न्यूटन ने जो ये इनवर्स स्क्वायर रूल लिया है वो केपलर्स थर्ड लॉ से लिया है। इसलिए केपलर्स थर्ड लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसको वापस से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।